बिक्री कौशल पार्ट 22। ना ग्रीक ना लैटिन। एक आध बात किसी के गले से उतार कर अपनी बात सही साबित करना और युद्ध जीतने के भावना कभी भी आत्मज्ञान का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सामने वाले को ना हरा कर उन्हें जीतने का समाधान देने का उद्देश्य होने के कारण आत्मज्ञान महान शक्ति साबित होती है। 2001 के आसपास मेरे सबसे छोटी बेटी नीति की किशोरावस्था में प्रवेश किया। वैसे देखा जाए तो वह सर्वसामान्य टीनेज लड़की की तरह व्यवहार नहीं करती थी। उसने अचानक शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया था। बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े, चमड़े के जूते और बेल्ट का इस्तेमाल बंद कर दिया। और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली खबर यह थी कि जब उसे पढ़ने के लिए एक अतिरिक्त भाषा चुननी थी तो उसने लैटिन भाषा को चुना। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मेरे अंदर का पिता जाग गया और मुझे लगने लगा कि मेरी बेटी को इस संकट से बचाने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसके सामने बैठ गया और उससे इस भाव से बात करने लगा कि मैं चर्चा द्वारा उसका मन बदल दूंगा। मुझे पता था कि अगर वह लैटिन लेती है तो उसका इससे भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं होगा, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। कारण कोई भी हो, मैं अपनी बेटी को उसके विचारों से दूर करना चाहता था, ये पक्का था। बेशक हमारी चर्चा लंबे समय तक नहीं चली। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करते उसके दिमाग में यह शक घर कर चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके विरुद्ध कोई कारस्थान होने वाला है। मैंने तुरंत विषय पर आते हुए उससे कहा, तुम अपनी लोकप्रियता भाषा सीखने के बारे में क्यों सोच रही हो? मेरा प्रश्न सुनते ही वह ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और बोली, क्या कहा आपने? लुप्त प्राय भाषा। मेरे कहने का मतलब है इन दिनों लैटिन कौन सीख रहा है? साथ ही यह भाषा तुम्हें कॉलेज में किस प्रकार उपयोग हो सकती है? क्या तुम्हें वास्तव में इसका कोई फ़ायदा होने वाला है? मैंने बहुत ही सोचा समझकर उससे सवाल पूछा। मुझे इस सब की परवाह नहीं है कि मैंने इसे सीखता है और कौन इसे नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। आप ही मुझे बताएं डैडी कि लैटिन भाषा लुप्त क्यों हो रही। मैं चुप बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो उलटकर मुझ पर आएगा। उसने मेरी शांत चेहरे को देखा और दृढ़तापूर्वक बोली, मैं बताती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ऐसी भाषाओं को बचाने के लिए कुछ नहीं करते और इसलिए इस भाषा को बचाने की मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। अपने इस वाक्य के साथ उसने चर्चा समाप्त की और कॉफ़ी का कप उठाकर अपनी स्वघोषित जीत का जश्न मनाने के लिए निकल गई। लगभग 10 साल बाद वह लैटिन भाषा की विशेषज्ञ बन गई और हाई स्कूल के छात्रों को लैटिन पढ़ाने लगी। वह इस भाषा से बहुत पारंगत हो गई थी। मैं इस भाषा को बहुत तो नहीं सीख पाया, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश और बेटी का सिखा रही थी। इस कारण मैंने लैटिन भाषा को कुछ शब्दों का अध्ययन ज़रूर किया। हमारी ऐसी ही बातचीत के दौरान मुझे लैटिन और अंग्रेजी के कुछ मिलते जुलते शब्दों का अर्थ मालूम पड़ा। प्राचीन भाषा सीखने के वैसे भी कई फ़ायदे होते हैं। मैं नीति से चर्चा कर रहा था, हालांकि उस समय विषय लैटिन भाषा था, लेकिन अब मैं इसे लेकर पहले जितना नाराज़ अवश्य नहीं था। डैडी, आप खुद को सेल्स बिजनेस के एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन आप मुझे लैटिन भाषा ना लेने के लिए समझा नहीं पाए। आप मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वास्तव में आपको मुझे इसके लिए प्रबोधन करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वास्तव में दोनों में क्या अंतर है? मैं उससे पूछा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं कैसे जागृत और समझाने दोनों के पर्यायवाची शब्द लैटिन भाषा में आया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर भी समझाया। जैसे समझाने का अर्थ है अपना ज्ञान सामने वाले पर थोपना, वहीं प्रबोधन का अर्थ है अपने ज्ञान का लाभ सामने वाले को देना। प्रबोधन का उद्देश्य कभी भी किसी चीज़ को रास्ते से हटाना नहीं, युद्ध जीतना नहीं होता है। प्रबोधन से महान शक्ति होती है क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरे को खोए बिना जीतने वाले को संतुष्ट करना होता है। मेरी बेटी ने सीधे मूल मुद्दे को छुआ था। यहाँ तक कि मेरी जैसे सेल्स पर्सन भी, जिसकी रोज़ की दिनचर्या निगोशिएशन करना होता है, अपनी लड़की के साथ बातचीत करते समय इस मूलभूत बात को भूल जाता। मैं उसके
भविष्य के संदर्भ में उसे प्रबोधन की करने की बजाय उसे अपना ज्ञान बांटने लगा और वहीं फंस गया। यही गलती कई सेल्समैन करते हैं। एक अच्छे सेल्समैन को कोई भी बातचीत करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, विचारों का मिलना। हम अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का अंदाज लेते हैं और उनसे जुड़ते हैं। उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, वे अब क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वे अभी किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं या आपकी समस्या सामने वाला कैसे हल कर सकता है, यह जानना एक अलग अध्ययन का विषय है। इन सब में से आप कुछ बेचने के पूर्व इस बात का विचार करते हैं कि आपके पास जो कुछ है क्या वह सामने वाले की समस्याओं का समाधान करेगा। प्रबोधन के लिए सामने वाले के प्रति सम्मान का अभाव आवश्यक है। आपका ग्राहक कोई भी हो सकता है, इससे हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। मेरा मामले में ग्राहक स्कूल जाने वाली मेरी छोटी बच्ची थी। राजनेता इस कला से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। वे कभी भी किसी को कम नहीं आंकते। मतदाता कितनी भी अशिक्षित या कमज़ोर क्यों ना हो, वे हमेशा उसका सम्मान करते हैं। वे सभी को यह महसूस कराता है कि वे सभी के साथ समान हैं, समानता का व्यवहार करते हैं। एक अच्छे सेल्समैन को इस कला से वाकिफ़ होना चाहिए। चर्चा करते समय तुरंत निर्णायक भूमिका ना लें। प्रबोधन में चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी प्रकार की निर्णायक भूमिका या बयान काफ़ी चर्चा में बाधित कर सकता है। अपना पक्ष रखने से पहले स्थिति का जायज़ा लें, समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। चर्चा से निष्कर्ष निकलना चाहिए कि निष्कर्ष की दिशा में चर्चा ना करें। लैटिन भाषा के बारे में मेरी राय इतनी मजबूत थी कि मैंने गलत वाक्य में चर्चा शुरू की और चर्चा बहुत जल्दी समाप्त हो गई। प्रबोधन के लिए प्रश्न पूछने की तैयारी होना चाहिए। ग्राहक से चर्चा के पहले, चर्चा के बाद, चर्चा के दौरान कुछ स्थायी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जैसे ग्राहक इतनी दूर क्यों आया, ग्राहक अपनी तुलना किससे कर रहा है, ग्राहक की पसंद और नापसंद क्या है। इस तरह के सवाल बार बार पूछने से आपको इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा हो जाता है कि आपका उत्पाद उन्हें पसंद आएगा या नहीं। प्रश्न पूछते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसका उत्तर सुनने के लिए तैयार रहना है। जब आप जवाब सुनने के लिए तैयार होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुले दिमाग और काफ़ी दिल से हर चीज़ की समीक्षा करते हैं, उनकी भावनाओं, विचारों को समझते हैं। जिस प्रकार हमें ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, यही बात सामने के संदर्भ में भी लागू होता है। प्रबोधन के सामने वाले भावनाओं को पहचान कर उन्हें जीतना होता है। सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े बताने और सच बोलने से आप कभी भी लोगों की भावनाओं को नहीं जीत सकते। जब तक राजनेता लोगों को बदलाव का सपना दिखाता है या एक अच्छा सेल्समैन किसी मध्यम से वर्ग के आदमी को एक महंगी कार बेचने की कोशिश करता है तो वह उनकी भावनाओं को जीतने की कोशिश करता है। जब वे भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी जानकारी और सच्चाई का उचित प्रकार से आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रबोधन करने के लिए सलाह देने की क्षमता होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के सलाह देने की क्षमता उसके व्यक्तिगत अध्ययन और अनुभव के आधार पर बनती है और आप इसे कितनी अच्छी तरह साबित कर सकते हैं, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसके लिए आपके व्यवसाय का फैला हुआ नेटवर्क आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे कि वास्तविक रूप से मैं नहीं जानता कि पवन चक्की कैसे काम करती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आपको पूरा पवन चक्की संयंत्र दिखाने और पूरा विवरण प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं। वास्तव में यह मेरे व्यवसाय का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ मेरा संबंध अक्सर ऐसे समय बहुत मददगार सिद्ध होता है जिसके द्वारा आपके व्यवसाय के दायरे और संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। यदि आप प्रबोधन के माध्यम से ग्राहकों को समझा सकते हैं तो उन्हें एक ही विकल्प में अनेक लाभ दिखाई देंगे, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि आप उन पर आसान अपनी राय थोप रहे हैं तो आप इंद्रधनुषीय विकल्प भी उन्हें कला की दिखाई देगा। लेकिन प्रबोधन की भी सीमाएं होती हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्रबोधन की खतरनाक हो सकता है। ऐसे समय में एक छोटा ब्रेक बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा आराम करें, विषय बदलें और एक बार फिर नए जोश और खुले दिमाग से चर्चा शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना ग्राहक का काम है। अंततः हर सेल्समैन का पहला कर्तव्य यह है कि ग्राहक के मन में आने वाले हर शंका का समाधान किया जाए। ऐसे कभी नहीं होता यह सवाल गलत है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इस सवाल का हमेशा कोई ना कोई नहीं
है। इस प्रकार उत्तर की अपेक्षा ग्राहक कभी नहीं करते हैं। अपने ग्राहकों को योग्य रूप के सम्मान करें और उनसे सबसे छोटे पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी आसान, सम्मान और ईमानदारी से दे सकें। क्योंकि एक बात पक्की है, अगर आज आपके उनकी शंकाओं का समाधान नहीं किया तो कल यह एक बड़ी प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। महान उद्देश्य के लिए प्रबोधन करें। अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें पर्वत के बड़े शिखर दिखाएं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाकर आप उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते। उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए प्रेरित करें और इसके लिए उनका प्रबोधन करें।